किस तरह की शिकायत के लिए किस तरह से भरपाई होगी, इस पर हम बाद में आते हैं। लेकिन सोनू शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि कंपनियों कहा गया है कि वो एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को कंपनी में स्थापित करे। ये किस तरह के मैकेनिज्म की बात हो रही है, किस तरह से इसको स्थापित किया जाएगा, इसकी ट्रैकिंग कैसे की जाएगी? कंपनी के लेवल पर अगर मैं समझना चाहूँ तो जिम्मेदारी इस अधिसूचना के बाद कितनी बढ़ गई है ताकि पारदर्शिता मेंटेन की जाए? क्या प्रॉब्लम ये है मैम कि जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर मनी सर्कुलेशन चला रहे हैं, ये एक्ट बेसिकली उन पे लागू होता है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर मनी सर्कुलेशन प्रोसेस चलाते हैं। 1 रुपए का जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट, उसका एमआरपी, उसका रेट इतना ज्यादा डिमांड किया जाता है लोगों से, और वही बीच का पैसा लोगों में रोटेट किया जाता है। सबसे बड़ा उसके अंदर यह है कि रिक्रूटमेंट बेस्ड जो इंसेंटिव दिए जाते हैं कंपनीज के द्वारा, उसको रोका जाए। सिर्फ रिक्रूटमेंट बेस्ड पैसा दिया जा रहा है, जो मनी सर्कुलेशन एक्ट के अंदर भी इलीगल है। क्या कहते हैं, फ्लोर पे आ जाने से बहुत सारी कंपनियां जो सिर्फ और सिर्फ मनी सर्कुलेशन चला रही है नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर, उन सब पे शिकंजा कसा जाएगा और सही कंपनी जो काम कर रही है उनको बहुत अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत स्वागत योग्य एफर्ट है, और इसका, जैसा कि सर बता रहे थे, कि इसका इंतजार बहुत बहुत सारे सालों से था, और वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये फ्लोर पर आ गया है फंड। तो सोनू शर्मा जी, ये जो बिजनेस है ये कितना बड़ा है? और आपने यहाँ पे जिक्र किया पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम्स का, जो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कुछ चला भी रही थी। अब इस अधिसूचना के बाद इस तरह की चीज़ों पर, इन तरह के मामलों पर किस हद तक रोक लगेगी? इंडस्ट्री के विस्तार को लेकर ये कितना बड़ा कदम है? अभी फिलहाल अगर हम देखें तो मार्केट कैप के लिहाज से इन कंपनीज का कितना प्रपोर्शन है, और कितनी ज़रूरत थी इस तरह की अधिसूचना की, ताकि ग्राहकों को ये समझ में आए कि उनकी हितों का ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई है, एक बॉडी है जो जिम्मेदारी लेती है, और आप अपनी शिकायत भी उन तक पहुंचा सकते हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को और सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग जो अच्छी कंपनी है, जो सही कंपनीज कर रही हैं, एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें 100% वाइट की ट्रांजैक्शन होती हैं। आपको जान के बहुत हैरानी होगी, और कस्टमर को मैं बताना चाहूंगा, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, कि जो सही कंपनीज हैं उसमें कोई भी बिलिंग, कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल किया जाता है तो उसके ऊपर प्रॉपर बिल कटता है। आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंपनीज डिपॉजिट करती हैं पर मंथ। नंबर 3, आपको जो भी कमीशन आता है वो टीडीएस करके, टैक्स कट के ही आता है। ये एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां 100% ट्रांसपेरेंसी होती है और लीगल सिस्टम अपनाया जाता है। आज हिंदुस्तान में आपको पता है, कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोगों को नौकरी की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम सीमा पर है। ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से मुक्त, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग बाग, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकती है बनस्पत। इस पे आज ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये ठीक तरीके से अगर लागू हो जाए, क्योंकि ठीक तरीके से लागू होना बहुत जरूरी है। कानून तो हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से हो जाए तो मैं आपको बता सकता हूं कि 2025 में ये एकमात्र ऐसा उद्योग है जो बहुत सारे लोगों को, हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ तक एम्प्लॉयमेंटेबिलिटी की बात है तो लगभग 7 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जिनको रोजगार मिल रहा है इस इंडस्ट्री के जरिए। और उसमें भी खास बात यहाँ पर यह है, उल्लेखनीय बात यहाँ पर यह है कि 50% से ज़्यादा तो इसमें महिलाएं हैं। और जिन अधिसूचना नियमों की हम बात कर रहे हैं, और इन कंपनियों को लगभग 90 दिनों में जो है इनकी इम्प्लीमेंटेशन और इन नियमों को कंप्लाई भी करना होगा। तो खन्ना साहब, सवाल अब यहाँ पर ये उठता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग की जब बात करते हैं तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स का नाम यहाँ पर आता है। जो भी हमने केसेस धोखाधड़ी के या पारदर्शिता की हमने बात की है, कितना भरोसा मिलेगा या कितना एस्टैब्लिशमेंट में और आसानी मिलेगी इन इंटरनेशनल ब्रांड्स को अपने कदम भारत में रखने के लिए? क्योंकि हम बड़े बड़े नाम देखते हैं, एमवे, टपरवेयर, ओरिफ्लेम, कई तरह की ऐसी डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं जो इन कंपनियों के हम खरीद पाते हैं। कहीं ना कहीं जिन पॉन्जी स्कीम्स की हम बात कर रहे हैं, मनी सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, इनके ब्रांड को हिट होता होगा इन सब की वजह से। अब ये ब्रांड्स किस तरह से स्टैंड आउट करेंगे? देखिए, जो मनी सर्कुलेशन स्कीम है वो इन रूल्स में कवर नहीं होते। तो कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम अपने आप को डायरेक्ट सेलर कह के अपना काम नहीं कर सकता। ये एक इसकी इन रूल्स का एक फायदा होगा। उससे क्या होगा कि जो ये नंबर 2 का काम कर रहे हैं उनको पारदर्शिता अपनानी पड़ेगी और उसमें वो पकड़े जाएंगे। और इसका मतलब यह है कि जो नंबर 2 का काम करने वाले हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा डायरेक्ट सेलिंग से अपने बिजनेस को बढ़ाना, क्योंकि इन रूल्स को
वो फॉलो नहीं कर पाएंगे, और फॉलो करेंगे तो फिर वो एक्सपोज होंगे तो उनका बिजनेस जिस तरह वो चल रहे हैं उस तरह चल नहीं पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब सोनू जी को क्या लगता है ये वो बताएंगे। जी सोनू जी। मैम, हम लोग जब इस नोटिफिकेशन के ऊपर चर्चा कर रहे थे बहुत साल से, आई एम इन द इंडस्ट्री फ्रॉम द लास्ट 20 इयर्स, हम लोग का डिमांड था कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जब तक एक एक्स अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट नहीं करता खोल ही ना सके, एक लमसम अमाउंट भी एज अ सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कराए कोई भी कंपनी अगर अपना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू करना चाहती है। बिकॉज होता क्या है, 4 कंप्यूटर लगाए, 4 लोग बैठे और अपना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू कर लिया, और डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर कुछ भी ऊट पटांग बेचना शुरू कर दिया। वो प्रोडक्ट बेचने शुरू कर दिए जिसका रीबाइंग ही नहीं है, वो प्रोडक्ट जिसका क्वालिटी बहुत खराब है, वो प्रोडक्ट जिसका प्राइस इतना ज्यादा है कि एक आम आदमी की पहुंच से बहुत ज्यादा है। अब इस नोटिफिकेशन के द्वारा सर जो बता रहे थे खन्ना साहब, मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक रखता हूं कि असली और नकली, जिसको कहते हैं दूध और दूध का दूध, पानी का पानी, ये हो जाएगा। और एक कंज्यूमर जो एक सयाना कंज्यूमर है, एक सया कस्टमर है जो अपना करियर बनाना चाहता है इस फील्ड में, वो बिंदास होकर इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकता है और अगले 4 से 5 साल के अंदर अपने सारे के सारे सपनों को पूरा कर सकता है। अच्छा, जिस शिकायत के निपटारे की हम बात कर रहे हैं सोनू जी, ये ग्रीवांस रेड्रेसल की पूरी प्रक्रिया क्या होगी? अगर मैं एक ग्राहक हूं जिसे अपनी शिकायत का निपटारा करवाना है या अपनी शिकायत पहुंचवानी है, तो ये पूरी प्रक्रिया क्या होगी? किस तरह से मुझे अप्रोच करना होगा और शिकायत का निपटारा कैसे होगा? मैम, उसके लिए पूरा नोटिफिकेशन एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि नया नोटिफिकेशन अभी पूरा पब्लिश हुआ है। उसमें क्या अमेंडमेंट किए गए हैं, क्योंकि सितंबर में भी ये नोटिफिकेशन आया था, 2014 से चल रहा है ये एक्चुअली प्रोसेस। तो एक बार उसको पढ़ना पड़ेगा कि क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, उसके बाद इसके बारे में बात की जा सकती है। खन्ना साहब, आप बताएंगे ग्रीवांस है कि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ग्रीवेंस ऑफिसर नॉमिनेट करना पड़ेगा, जिसको कोई भी कंज्यूमर अपनी ग्रीवेंस भेज सकता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। और एक नोडल ऑफिसर इनको नियुक्त करना पड़ेगा, और समय सीमा के अंदर जितने भी शिकायत आएंगे इसका निपटारा इन्हें खुद करना पड़ेगा। और हम तो ये सजेस्ट कर रहे हैं सरकार को कि एक स्टैंडर्ड है ISO 10001, ISO 10001 और 10002। ISO 10002 ये बताता है कि किस तरह किसी कंपनी को कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स को रिसीव करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, उनको प्रोसेस करके उनका निपटारा करना चाहिए। तो हर कंपनी अपना तरीका अपना सकती है, परंतु अगर एक मापदंड होगा तो वो सबके लिए आसान हो जाएगा और मॉनिटरिंग भी उसकी आसानी से हो जाएगी। इसलिए हम तो ये सजेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि ISO 10002 को अप्लाई किया जाए और इन रूल्स में ISO 10002 को भी मेंशन किया जाए। और अगर नहीं मेंशन करना चाहते हैं तो कंपनी स्वयं ही ISO 10002 फॉलो करना शुरू कर दें। वो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है कंज्यूमर कंप्लेंट रिड्रेसल का, और उससे उनकी कंपनी की साख बढ़ेगी। जी, कहीं ना कहीं अगर हमें इस कारोबार को आगे बढ़ाना है सोनू जी, तो इस तरह के नोटिफिकेशंस के अलावा इनोवेशन की भी तो ज़रूरत होगी इसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए आज का जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है। केवल डायरेक्ट सेलिंग तो एक जरिया नहीं है जहाँ से लोग खरीदारी कर रहे हैं, ई कॉमर्स है, ऑनलाइन की दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, गहरी होती भी जा रही है। कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटिशन तो है ही, किस तरह के इनोवेशंस की ज़रूरत है। इनोवेशंस आएंगे तो वहाँ पर एक ग्राहक की सुरक्षा का भी सवाल आएगा और कारोबार में पारदर्शिता का भी सवाल आएगा। तो कैसे आगे बढ़ा जाए? पहले तो मैडम मैं आपको ये बता दूं कि जो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू प्रोडक्ट का खरीद फरोख्त होता है और सेल परचेज होता है, और जो दूसरा माध्यम है प्रोडक्ट को सेल और परचेज करने का, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। पहली बात तो जितना भाई अच्छा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, मैं नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूंगा, ABCDEF जो भी कंपनीज हैं जो अच्छे तरीके से डायरेक्ट सेलिंग करती हैं और जिनमें रीबाइंग होती है। रीबाइंग का मेरा मतलब बड़ा सीधा सा है कि एक ही प्रोडक्ट को बार बार बेचा जाता है और खरीदा जाता है, एक ही कस्टमर एक ही प्रोडक्ट को बार बार बाय करता है। तो इनोवेशन इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि कंपनी तभी ही बड़ी होती है जब एक ही कस्टमर उसी प्रोडक्ट को बार बार खरीदता है, और बार बार तभी खरीदेगा जब उसका क्वालिटी, उसका वैल्यू और उसका प्राइस उसको माफिक लगेगा बाजार के मुताबिक। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी कंपनी के लिए कि वो इनोवेटिव रहेगी अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में, क्योंकि उसका प्रोडक्ट अगर बार बार बिकेगा नहीं तो कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा नहीं।
क्योंकि यहाँ पर असली और नकली का भेद मालूम चलेगा, क्योंकि जो नकली कंपनी रहती है वो रिक्रूटमेंट पे पैसा देती है। आपने किसी एक व्यक्ति को रिक्रूट किया एंड यू विल अर्न 10,000 रुपीज और 5,000 रुपीज, उसके बाद वो बाइंग करे कि ना करे किसी को कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन जो जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो रिक्रूटमेंट पे पैसा नहीं होता, वो रीबाइंग का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ई कॉमर्स के ऊपर आपको पता है कि टफ कंपटीशन है, तो सारी कंपनीज को अपने प्राइस के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। क्वालिटी नो डाउट वैसी रखनी पड़ेगी कि एक ही कस्टमर वही प्रोडक्ट को बार बार बाय करे। अच्छा, रिक्रूटमेंट के मामले पर थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ मैं, खन्ना साहब, अगर आप प्रकाश डाल सके। क्वालिटी ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पर काफी हद तक मायने रखती है। किस तरह के स्किल सेट और एक्सपर्टीज पर तवज्जो देना चाहिए आपके मुताबिक? देखिए, हमारे जो इकोनॉमिक डेटा आ रहे हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि जो यंगर एलिमेंट है, जो ग्रेजुएट हैं, जो 12वीं पास हैं, जो पढ़ लिख के बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है और लाखों लोग हैं हर स्टेट में। तो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ी हुई है कि कोई भी नया एवेन्यू एम्प्लॉयमेंट का, इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्ट सेलिंग में जा सकते हैं। और सोनू जी बताएंगे डायरेक्ट सेलिंग में क्या चाहिए आपको। अच्छी प्रेजेंटेशन, अच्छे बोलने का तरीका, अच्छा समझाने का तरीका और अप्रोच करने का तरीका। और जो आदमी ये सब गुण रखता है वो डायरेक्ट सेलिंग में जा सकता है। और आजकल तो ये है कि आजकल ई कॉमर्स वालों ने तो आर्मी यंग लोगों की रिक्रूट करी हुई है, जो मोटरसाइकिल स्कूटर पे अपना बस्ता पीछे उठा के और माल डिलीवर कर रहे हैं। तो जो उनमें से बढ़िया इन क्वालिटीज को रखते हैं वो डिलीवरी बॉय की जगह वे सेल्समैन भी बन सकते हैं और उनका लेजिटिमेसी होगा, उनके पास आइडेंटिफिकेशन होगा, किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से वो जुड़े होंगे तो घर घर जाके भी वो ये माल बेच सकते हैं। तो मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक नई तरह की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लाएगी। क्योंकि जो डायरेक्ट सेलर है वो उस तरह का एम्प्लॉय नहीं है जो तनख्वाह के बेसिस पे काम कर रहा है और जो दफ्तर में बैठा हुआ है। वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे माल बेचेगा तो उसको पैसा मिलेगा, और माल बेच नहीं पाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये बिजनेस को भी बढ़ाएगा और अपनी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। महिलाओं के रोल में सोनू जी कितना और इजाफा हो सकता है, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं एज एन एम्प्लॉई ट्रस्ट फैक्टर भी लेके आती हैं, स्पेशली अगर मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहूँ। अब जिस तरह से हम महामारी से भी गुजरे हैं, आगे चलते हुए क्या आपको लगता है कि जो प्रपोर्शन हम विमेन का देख रहे हैं इस पूरे सेक्टर में, इसमें इजाफा होगा या इस पर भी खास फोकस देना चाहिए कंपनियों को? अब चूंकि इस नोटिफिकेशन के बाद, इस प्रोटोकॉल के बाद, इस रूल्स रेगुलेशन के बाद, इस लॉ के बाद मेरे को 100% ये श्योरिटी है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। क्योंकि जो 50% का डेटा आप बता रहे हैं वो ग्लोबल डेटा है, हिंदुस्तान के हिसाब से ये 50-50 का रेशियो अभी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है महिलाओं के लिए। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के चेयरमैन, उनके जरिए जो स्टेटमेंट आई है, मैं वही स्टेटमेंट का जिक्र यहाँ पर कर रही हूँ, जहाँ पर उन्होंने खासतौर से लिखा हुआ है कि 50% यहाँ पर महिलाओं को लाइवलीहुड प्रोवाइड किया जाता है इस सेक्टर की वजह से, की तरफ से। मैडम वो ग्लोबल डेटा है मैडम। हिंदुस्तान में 50% और 50% का रेशियो नहीं है। आई एम इनटू द फील्ड फ्रॉम द लास्ट 20 इयर्स। प्रोग्राम करता हूं कहीं 10,000 लोगों का, तो उसमें 1,000 लेडीज होती हैं और 9,000 जेंट्स होते हैं, राइट? तो वो ग्लोबल डेटा है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो डेटा ग्लोबल है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा वैक्यूम है, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए कि वो फ्रंट में आ सकती हैं और उनमें काबिलियत है। महिलाओं में मैं हमेशा से मानता हूं कि पुरुषों से ज्यादा काबिलियत होती है इस बिजनेस को बिल्ड करने की। अब वो एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में इस बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगी इस नोटिफिकेशन के बाद। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 4-5 साल के अंदर बहुत बड़ा काम हो सकता है इस फील्ड में ड्यू टू दिस नोटिफिकेशन। चलिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक बार फिर से ग्राहकों की सुध आई है, जिसके चलते हमने ये अधिसूचना और ये नियम जारी होते हुए देखा है। एक बार फिर से डायरेक्ट सेलिंग जो एक सेक्टर है लगातार सवालों के घिरा रहता है इन टर्म्स ऑफ पारदर्शिता, और जिस भी तरह कि यहाँ पर मनी मेकिंग प्रैक्टिसेस हमने होती हुई देखी हैं पिछले दिनों, इसको लेकर कवायद एक बार फिर से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। उम्मीद करते हैं कि ये सेक्टर आगे बढ़ते हुए कॉम्पिटिशन को फेस करने में कामयाब रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।